इजराइल और ईरान के बीच जजमेंट डे का ऐलान। हूती और हिजबुल्लाह का कॉकटेल, खत्म होगा खेल। इजराइल का प्लान किल, फेल हुई ट्रंप की डील। अब ना ईरान थमेगा, ना इजरायली रॉकेट रुकेगा। मिडिल ईस्ट ऑन फायर। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और एक बार फिर से कुछ हफ्ते चला सीजफायर खत्म हो गया है। जी हां, इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले किए हैं और इसका जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर रॉकेट और गोले दागे हैं। लेकिन समझिए कि अब इस जंग में हूती और हिजबुल्लाह भी दाखिल हो गए। दर्शकों, जो सबसे बड़ा सिग्नल है, हूती हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि इजराइल अमेरिका की सुन नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं दर्शकों, पहले इस नए जंग के आगाज को लेकर वो जानिए। पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई थी कि जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किए थे तो मिस्टर ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात करके उन्होंने से कहा था कि वो जो अटैक्स लेबनान पे कर रहे हैं उनको रोकें, और उन्होंने काफ़ी रिजेंटमेंट भी शो की थी। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, और ये जो सीज़ फायर चल रहा था इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है ड्यूरिंग द सीज़ फायर। तो रिपोर्ट्स निकल के ये भी आ रही हैं कि मिस्टर ट्रंप ने फिर से दोबारा से नेतन्याहू साहब को कहा है कि वो जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें रोकें और आगे जाके अटैक ना करें, क्योंकि अभी उनकी डिस्कशंस जो हैं वो ईरान के साथ चल रही हैं नेगोशिएशंस को लेके। किसी भी देश की विदेश नीति का पहला पहलू होता है उसकी संप्रभुता की रक्षा करना, और इजराइल के लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यानी कि अगर वह ईरान के प्रति उदार रहता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की बात में आके, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात में आके, या अन्य मित्र देशों की बातों में आकर अगर इजराइल ऐसा करता है तो आगे चलकर यह इजराइल के लिए बेहद खतरनाक होगा। यह विडंबना है कि दरअसल इजराइल और ईरान एक ऐसे डेडलॉक में फंस गए हैं, एक ऐसी अजीब सी उलझन में फंस गए हैं कि दोनों के ही हित एक दूसरे के खिलाफ चाहते हैं, और ये दोनों ही देश एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पे खतरा है। तो ऐसे में ट्रंप कितना भी कहते रहे, इजराइल वही करेगा जो उसके लिए ज़रूरी है, और किसी भी देश के लिए अपनी खुद की रक्षा करना सबसे प्राथमिकता है। जी दर्शकों, आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। क्या नेतन्याहू अब ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं? इजराइल अपनी मनमानी पर उतर आया है क्या? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, ईरान इजराइल युद्ध रोकने में अमेरिका क्या अब फेल हो गया है? अब सारे नैरेटिव खत्म हो चुके हैं अमेरिका के। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, क्या इजराइल जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है कि उसे मौका मिल जाए लेबनान पर हमले का, हूती हिजबुल्लाह पर हमले का? सवाल नंबर 4, क्या ट्रंप की पीस डील सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रहेगी? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आएगा। क्या ये जो डील है, पीस डील, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई रहेगी? क्या ट्रंप की पीस डील सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह गई? सवाल नंबर 5 अगला सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या जंग में हूती की एंट्री से हालात और खतरनाक होंगे? क्योंकि हूती अब बॉब अल मलदेव पर भी कब्जे की योजना बना रहा है। लाल सागर में उसने हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान हूतीज एक साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन सबसे पहले कंटेंट पर आते हैं, आपको दिखाता और बताता हूं कि आखिर अब क्या कुछ चल रहा है। जो जंग इतने दिनों से रुकी हुई थी, अब मुहाने खुल चुके हैं रॉकेट्स के, मिसाइलों के। इजराइल ईरान को मार रहा है, ईरान इजराइल को मार रहा है। लेकिन अपडेट क्या है, आइए फटाफट आपके लिए मैं बता देता हूं दर्शकों।
कि कैसे वहां पर जंग के हालात अब खराब होते जा रहे हैं। वॉल पर एक शॉट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ताजा तस्वीरें हमले की हैं। जरा ये देखिए दर्शकों, ये ताजा तस्वीरें हैं जो हमले हुए हैं ईरान के अलग अलग इलाकों में, जो इजराइल ने रॉकेट्स दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा इलाका देखिए। ये देखिए, अभी यहां पर एक हमला होगा, पूरा मशरूम फॉर्म होता आप देखेंगे। ये देखिए, इन इलाकों में हमला हुआ है। ये तेल रिफाइनरीज का इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर जो ईरान है वो अपनी रिफाइनिंग और अपनी सप्लाई, क्रूड सप्लाई को मैनेज करता है। ये देखिए, ये हमले देखिए, सिविलियन इलाकों पर ये हमले हुए हैं और ये देखने में लग रहा सिविल इलाका है जहां पर इजरायली फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने अटैक किए हैं। ये देखिए, ये एक हमला है बहुत भीषण, जिसमें आप लोगों को भागते हुए देखेंगे। तो ये जो हालात हैं, अब ऐसा नहीं कि सब कुछ इजराइल में ठीक है दर्शकों, इजराइल में भी लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दूं, मैं आपने वॉर की तस्वीरें देख ली दर्शकों, अब आपको अपडेट बता देता हूं आखिर क्या कुछ चल रहा है। ग्राफिक्स पर आते हैं और ग्राफिक के जरिए आपको बताने और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अब जो अब जंग फ्रेश स्टार्ट हुई है दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल में, आखिर उसमें क्या कुछ होने वाला है। 2 महीने बाद जंग की आग फिर से भड़की है। जी हां, जंग की आग भड़की है, लेकिन क्या अब यहां से जंग और खतरनाक होगी? जी हां, 2 महीने बाद भड़की जंग की आग, फेल हुई ट्रंप की पीस डील। अपडेट 1 क्या है? ईरान ने रविवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। दर्शकों सोचिए, ये हमले बहुत भीषण, बहुत खतरनाक थे। अपडेट नंबर 2, हिजबुल्ला पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई है। ये बात ईरान कह रहा है कि हिजबुल्ला पर जो हमले हुए थे उसके जवाब में हमने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अपडेट नंबर 3 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इजराइल का पश्चिमी सेंट्रल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। जो पश्चिम और सेंट्रल इलाके ईरान के हैं, वहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमला किया है। एयर स्ट्राइक बहुत बड़े पैमाने पर की गई, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। अगला अपडेट क्या है? तेहरान, तबरीज और इफ्साहान में कई बड़े धमाके हुए हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके हैं दर्शकों, जो इजराइल ने किए हैं ईरान के ऊपर। अपडेट नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इजराइल ने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यह भी कहा जा रहा है कि एयर लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल भी किया गया है और इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। अपडेट नंबर 6 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर, भारत की ओर से नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जल्द से जल्द ईरान खाली करे। जी हां, अपडेट नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने जल्द से जल्द भारतीयों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है और उनसे बोला गया है कि जल्द से जल्द आप इस इलाके को इवैक्यूएट करें, वहां से निकले, हालात बहुत खराब हो सकते हैं, इससे ज्यादा खराब। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान, इराक, सीरिया ने अपने एयर स्पेस पर अब प्रतिबंध लगा दिया है, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है ताकि कोई भी फ्लाइट वहां से ना गुजरे, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो। अब समझिए दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपको मैप के जरिए मैं बताने जा रहा हूं दर्शकों कि आखिर ये हमले कहां कहां हुए हैं और कैसे कैसे हमले हुए हैं। थोड़ा मैप आपको दिखा दूं, मैं उस मैप के जरिए बताऊंगा ईरान में कहां कहां बड़े हमले हुए हैं और इन हमलों में बहुत नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में सिविलियंस मारे गए हैं, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और न्यूक्लियर प्लांट जहां पर है वहां पर भी ये बड़े हमले हुए हैं। दर्शकों ये देखिए, ईरान में कहां कहां हमले हुए हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ईरान का ये मैप आपके स्क्रीन पर है। इफ्साहान में बहुत बड़े हमले हुए हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान का तेहरान में हमले हुए, यहां भी न्यूक्लियर प्लांट है और तबरीज में बड़े हमले हुए हैं। तो ये 3 इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने दर्शकों, और ये हमले लगातार जारी हैं। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो अब से कुछ ही घंटे, कुछ ही मिनटों पहले की, आधे घंटे, 1 घंटे पहले की तस्वीरें हैं जो ईरान में हमले हुए हैं और जो ईरान ने इजराइल में हमले किए। ये हमले आपने देख लिए ईरान के मैप पर कहां कहां हमले हुए हैं। जरा अब इजराइल पर आते हैं। जी हाँ, सिर्फ हमले यहां नहीं हो रहे हैं, ईरान ने भी इजराइल के बहुत सारे इलाकों पर हमले किए हैं, वहां पर बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। अब अगले मैप पर आते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको दिखाते हैं इजराइल में भी जो अटैक किए हैं ईरान ने वो कहां कहां हुए। आपकी स्क्रीन पर वो मैप है। हाइफा, तेल अवीव और यरूशलेम का इलाका है। देखिए इन तीनों इलाकों में हमले हुए। दर्शकों मैं आपको थोड़ा मैप पे समझाता हूं। यहां पर जो यरूशलेम आप देख रहे हैं, यरूशलेम का जो ईस्टर्न पार्ट है ये यमन, हूती हिजबुल्ला यमन से फायर कर रहा है। यमन इस तरफ है दर्शकों, तो यहां से रॉकेट जा रहे हैं इजराइल की तरफ और ईरान भी उधर से रॉकेट मार रहा है। तो दोनों दो हमले लगातार हो रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में बड़े हमले हुए। नॉर्दर्न यरूशलेम में भी कुछ हमलों की खबरें आ रही हैं और बहुत नुकसान इजराइल को भी हुआ है। तमाम इलाकों में सायरन बज रहे हैं और लोग अपने 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 जो बंकर्स हैं, घर के आसपास सबके बंकर बनाए जाते हैं। इजराइल में एक कल्चर है कि हर घर के पास आपको बंकर मिलेगा, तो सभी जो सिविलियन है बंकर में शिफ्ट हुए हैं और ये हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। इजराइल ईरान वॉर के 5 बड़े अपडेट आपको बता दूं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और सीज फायर को लेकर अब संकट खड़ा हो गया। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पहली इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ये
5 बड़े अपडेट है जंग के। ईरान, इराक और सीरिया ने एयर स्पेस बंद कर दिया। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सबने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया जंग की वजह से और हालात और खराब होने की आशंका डिफेंस एक्सपर्ट जता रहे हैं कि ये जंग अभी और खराब स्थिति में जाएगी। इन्फो नंबर 3, अमेरिका ने होर्मुज में 2 और ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। होर्मुज स्ट्रेट में ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने 2 ड्रोन मार के गिराए हैं और हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है। इन्फो नंबर 4, ईरान ने बोला अमेरिका के बदले रुख से अटकी है बातचीत। अमेरिका बार बार कह रहा है इजराइल को हमले ना करे, लेकिन इजराइल सुन नहीं रहा है और अब ईरान ने सारा जो ठीकरा है वो अमेरिका पर फोड़ दिया। इन्फो नंबर 5, वर्ल्ड कप में ईरानी टीम को मैच वाले दिन ही अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। सोचिए कि ईरान से जंग हो रही है, फिर भी अमेरिका ने ईरानी टीम को वीजा दिया और वीजा देने के बाद वो गेम खेलेंगे और जिस दिन उनका गेम है उसी दिन उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। चलिए, कम से कम इतनी दरियादिली तो अमेरिका दिखा ही रहा है। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। हूती विद्रोहियों का भी इजराइल पर हमला हुआ है। जी हां, ये बहुत विध्वंसक इंफॉर्मेशन है। हूतियों और ईरान ने एक साथ हमला बोला है। हूती विद्रोही अभी तक डायरेक्ट अटैक पे नहीं थे, लेकिन अब हूतियों ने भी हमला शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर। वो भी बैलिस्टिक मिसाइलें डाल रहे हैं, रेड सी में भी हमले कर रहे हैं। अपडेट नंबर 2, हूती रेबल्स ने रेड सी में नाकेबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रेड सी में जितनी भी शिप्स जा रही हैं इजराइल की, अमेरिका की, वहां पर नाकेबंदी करेंगे और समुद्रों में भी हमला करेंगे। हम समंदर में भी हमले की आशंका बढ़ गई। अपडेट नंबर 3, इजराइल के समुद्री यातायात को निशाना बनाएंगे। हूतीज ने साफ साफ ये धमकी दी है कि इजराइल का जो समुद्री यातायात है उसको हम निशाना बनाएंगे, वहां पर बड़े हमले करेंगे। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। हूती विद्रोही बहुत ज्यादा एक्टिवली हमले कर रहे हैं। यमन की ओर से इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले। ये हूतीज ने ऑफिशियली ये बात कही है कि यमन ने बहुत सारे मिसाइल दागे हैं इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल ने कहा है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत सारे हमलों को नल वॉइड किया है, लेकिन अभी भी लगातार हमले जारी हैं और तनाव के चलते कई जगहों पर लाल सागर, स्वेज का रास्ता छोड़ा है। देखिए, कई जहाज जो है उन्होंने अपना उनका जो क्रूड सप्लाई का जो है वो स्वेज कैनाल के आसपास का इलाका है, रेड सी का जो इलाका, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। यूएस और इजराइल ने हूती ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। ये अब जो हमले हो रहे हैं वो ज्वाइंट रिटेलिएशन अमेरिका और इजराइल का है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको मैं विंडोज भी दिखाऊंगा। हम 6 तस्वीरें लेकर आए हैं आपके लिए। उन 6 तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वहां पर स्थितियां क्या हैं और किस तरह के वहां पर हमले हो रहे हैं, किस तरह की वहां पर दिक्कत है, वो आपको बताने और जताने की हम कोशिश करेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाने 6 विंडो हम लेकर आपके लिए आए हैं। उस 6 विंडो में आपको दिखाई देगा कि आखिरकार कहां पर हमले हो रहे हैं। वो विंडोज में आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आने जा रही हैं। 6 तस्वीरें हैं कि कहां इजराइल पर हमले हुए हैं, कहां ईरान पर हमले हुए हैं। वो तस्वीर, प्लीज प्ले दैट विंडो। ये देखिए, तेहरान, तबरीज, इफ्साहान में हमले हुए हैं। ऊपर वाली जो 3 तस्वीरें हैं वो ईरान की हैं और नीचे की 3 तस्वीरें जो तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम की हैं, वहां पर भी देखिए बड़े हमले हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब दोनों ही देशों ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं और ये हमले बहुत भीषण, बहुत खतरनाक हैं और इन्हीं हमलों की वजह से अब देखिए वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। हालांकि आयरन डोम कोशिश कर रहा है बहुत सारे जो हमले उनको इंटरसेप्ट कर गिराने की, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्यूरेसी 80 से 85% है, फिर भी 15% जो बच रहा मामला उससे बहुत नुकसान पहुँच रहा है। ये देखिए तस्वीरें ज़रा देखिए हाइफा की, वहाँ पर किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं। यरूशलेम में भी बहुत सारे हमले हुए हैं और इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। ये जो रॉकेट आपको फायर होता दिखा है ये आयरन डोम है जो इंटरसेप्ट कर रहा है ऊपर हवाई हमलों को जो ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हैं। और दर्शकों एक तस्वीर और आई है अभी तुरंत 2 मिनट पहले की तस्वीर है जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जारी किए हमले की। ये देखिए, ये ईरान का एयर डिफेंस बेस है बहुत बड़ा जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये थर्मल इमेजिंग के जरिए तस्वीर ली गई है। ये देखिए यहां पर हमले हो रहे हैं और ये लगातार कई राउंड यहां पर रॉकेट्स फायर किए गए। आप देखेंगे तो बार बार आपको नीचे वहां पर रोशनी दिखाई देगी। जितनी बार धमाका हो रहा है उतने रॉकेट्स फायर किए गए हैं। ये ईरान का एयरबेस है जहां से ड्रोन्स और बाकी जो फाइटर जेट्स हैं और जो रॉकेट असेंबलीज थी इस जगह पे थी। इसको इजराइल ने मारने का दावा किया है कि यहां पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं दर्शकों, कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीरें हैं और अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने ये तस्वीरें जारी की हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे इजराइल के एयरबेस पर हमला हुआ है। और ये जो इलाका है ये इफ्साहान का बताया जा रहा है जहां पर
बड़े हमले हुए हैं दर्शकों। ठीक है, चलिए पैनल पर आते हैं। आपको तस्वीरें दिखा दी, वहां के डेवलपमेंट्स आपको मैंने बता दिए क्या कुछ चल रहा है। 6 तस्वीरें भी आपको दिखा दी, इफ्साहान नतांज में कैसे हमले हो रहे हैं, यरूशलेम और हाइफा और ओफाखेम में भी बहुत सारे हमले हुए हैं। अब पैनल मेरा जुड़ गया मेरे साथ। तस्वीर में आप देख सकते हैं मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। शो में आने के लिए संजीव श्रीवास्तव साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा घियोर मौलवी साहब आपको दिख रहे हैं, ईरान से लाइव जुड़े हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौलवी साहब। मनन द्विवेदी भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, इज ऑल्सो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट और इसराइल के मसलों पर आज मैं इनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमेरिका को साइड करते हैं, अब फिर से हालात वैसे ही बन गए हैं, वही बन गए हैं जो कुछ महीने पहले थे। अब बस एक नया डेवलपमेंट ये है कि हूती खुलकर अब खेल रहा है। हूती ने अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इजराइल में हमले किए हैं सर। मुझे लगता है यहाँ से ये स्थितियाँ और ख़राब होंगी सर। अब अमेरिका की भूमिका ख़त्म हो गई है मुझे लग रहा है इस जंग में। अमित, थोड़ा सा मैं आपसे मत भिन्न रखूंगा। अमेरिका की भूमिका खत्म इस जगह से नहीं हो सकती, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। एक छोटी लड़ाई में जो डायरेक्टली हमें अभी नजर आ रही है उसमें शायद अमेरिका की भूमिका ना हो, लेकिन जो भी पश्चिम एशिया में लार्जर कैनवस पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसका सारा जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है। ये जो हमले ईरान पर किए गए हैं, हमले नहीं कहूंगा, जो ईरान पर जवाबी कार्रवाई इजराइल ने करी है वो जवाबी कार्रवाई पेंटागन की मदद से हुई है। वहां पर भी उनको पूरी की पूरी जानकारी थी। अब जो हाथी के दांत, सुबह से यही बात बार बार कह रहा हूं मैं, हाथी के दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। वही बात हो रही है। अमेरिका को पूरा मालूम है कि कहां पर क्या हो रहा है और अमेरिका के संज्ञान में की जानकारी में तमाम एक्टिविटीज हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल हूती का है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी ईरान की नेवी और पूरे ईरान के भूगोल और पूरे ईरान के तमाम आइलैंड्स ने मिला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसमें से भी आधे से ज्यादा कंट्रोल आज अमेरिका के हाथ में है। हम अगर ये समझ रहे हैं कि हूती जो है वो बाबल मंदिर को पूरी तरह से इफेक्टिवली बंद कर देगा, हूती एक अनऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 14 सालों से सऊदी अरब के साथ युद्ध लड़ रहा है जी। इसने यमन जैसे देश की ऐसी की तैसी लगा के रखी हुई है। तो ये जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हूती जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये पश्चिम एशिया में सिवाय गड़बड़ी फैलाने के कुछ नहीं कर रहे हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि स्टेटस सऊदी अरब और हूती के युद्ध का स्टेटस क्या है। वो बोलेगा ऑनगोइंग बैटल है, जो कि एक स्टेलमेट पर पहुंची हुई है। जो 14 साल से यहां इनसे लड़ाई लड़ रहा है, इससे अमेरिका जैसी महाशक्ति को, अमित मैं कह रहा हूं आपको, कोई बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। उन्होंने पिछली बार जब गाजा पे हमले हुए थे 2024 में भी बाबल मंदिर को बंद करने की कोशिश की थी, किया भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो शक्ति इनके पास है और जो शक्ति ईरान के पास है उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है, और जो अमेरिका की काबिलियत है वो और भी कई गुने ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हूती प्रयास जरूर करेगा। उन्होंने कुछ मिसाइलें ईरान की तरफ भेजी जरूर हैं, और उसके बाद जो ईरान से जवाब आएगा, एक बार वो हिजबुल्लाह को बराबर कर दें, उसके बाद हूती का जब नंबर आएगा तो इनको भी पता पड़ जाएगा कि इनका स्थान कहां पर है दुनिया में। ये बिल्कुल साफ और क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक एक लाइन और मैं बोलूंगा कि देखिए, आप कितना भी कुछ भी करते रहें, ये बात सब लोग समझते हैं कि ईरान को ऐसा लग रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे दी है। शिकस्त नहीं है, ये बार बार कहने की बात है कि एज लॉन्ग एज अमेरिका इज नॉट विनिंग दे स्टैंड टू लूज, एंड एज लॉन्ग एज ईरान इज नॉट लूजिंग दे स्टैंड टू विन। तो वो हार नहीं रहे हैं, सिर्फ ये है, ये जो एसेंस मेरे आकलन के अनुसार। अन्यथा ईरान का बहुत जबरदस्त मिलिटरीली, स्ट्रक्चरली और फाइनेंशियली नुकसान हो चुका है, और अब और अमेरिका लगातार उनके ऊपर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दबाव बनाएगा। फिर आगे आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से चीजें उभर करके सामने आती हैं। ऑलराइट सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊं, घियोर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आपने हमले किए इजराइल पे और आपने रीजन दिया कि चूंकि आप
हूती और हिजबुल्लाह को मार रहे हैं, तो उसका रिटेलिएशन हुआ है, हमने ईरान पर किया है। अपने प्रॉक्सीज के लिए क्या देश को कुर्बान कर देगा क्या ईरान, प्रॉक्सीज को बचाने के लिए? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। जय। देखिए, जिस वक्त सीज फायर हुआ था, ये बात आपको और आपके दर्शकों को, और मैं समझता हूँ हमारे सारे सीनियर पैनलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल था। और ईरान उसके बाद से ही लगातार कहता रहा है कि सीज फायर की तमाम शर्तों का पालन किया जाए, सीज फायर पर अमल किया जाए, लेबनान पर हमले रोके जाएं। लेकिन सीज फायर के बाद से ही इसराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले होते रहे और बर्बर हमले होते रहे। ईरान भी एक हद तक सब्र करता रहा, दक्षिणी लेबनान में मुसलसल हमले होते रहे। उसके बाद भी ईरान ने एक रेड लाइन कायम की कि शायद इसे सुनकर इसराइल रुक जाए और अमेरिका इसराइल को लगाम लगा ले। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बैरूत को हमलों का निशाना बनाया जाता है, जाइया को हमले का निशाना बनाया जाता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लगातार ईरान के अल्टीमेटम, दुनिया भर से ईरान के कॉन्टैक्ट, संघर्ष विराम में शामिल लोगों से लगातार राब्ते के बाद भी जब इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ, तब ईरान ने आकर जवाबी कार्रवाई की। और ईरान ने कार्रवाई करते हुए यही कहा कि हम लगातार कहते रहे, मांग करते रहे कि इसराइल को रोका जाए, लेकिन इसराइल ने तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी हैं। उस वक्त ईरान ने मजबूर होकर कार्रवाई की और ये कार्रवाई का हक बनता भी था। दूसरी बात आपने कहा लगातार एक बात, प्रोक्सी। देखिए सर, हिजबुल्लाह खुद स्वतंत्र है, लेबनान की सरकार में भागीदार भी है, लेबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे भी हैं, मेंबर भी हैं। हिजबुल्लाह किसी की प्रोक्सी नहीं है। हिजबुल्लाह खुद एक स्वतंत्र संगठन है और अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। मैं समझता हूं अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले एक संगठन को इस तरह किसी की प्रोक्सी बताना खुद उस संगठन का अपमान है। गौर मौलवी साहब, ठीक है, मैं संजीव सर आपके पास आता हूं। अगर हिजबुल्लाह और हूती प्रॉक्सीज नहीं है ईरान के, तो सीज फायर में हिजबुल्लाह का नाम क्यों रखा गया? ईरान की लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है। आप अपने राष्ट्र के बारे में बात करिए, आप दूसरे देश के मसले को अपने सीज फायर में क्यों डाल रहे हैं? तो ये अपने आप में एक एक्सेप्टेंस है कि यू वांट टू सेव हूती एंड हिजबुल्लाह, और आपके अगर वो प्रॉक्सी नहीं है तो आप उनको बचाने के चक्कर में क्यों पड़े? अगर वो इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल एक संगठन है, तो वो इजराइल से निपट लेगा अपना। वो और इजराइल समझें, वो और अमेरिका समझें। ईरान को तो पहले खुद के सीज फायर के लिए, खुद की बातचीत के लिए, खुद के चैन अमन के लिए, खुद की डिग्निटी के लिए फाइट करना है। आप प्रॉक्सी और हूती, आप हूती हिजबुल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है वो एक एंटिटी है, स्वतंत्र है और वो काम करने में काबिल भी है और पॉलिटिकल रजीम का हिस्सा भी है, तो उसके लिए ये क्यों लड़ रहे हैं सर फिर? संजीव श्रीवास्तव जी, आपने स्वयं देखिए अमित जी, आपने जो मौलाई साहब हैं उनको उनकी बात का जवाब दे दिया है और मैं उसमें फर्दर भी ऐड कर देता हूं कि ये जो 1982 में जो बना हुआ हिजबुल्लाह नामक जो संगठन है, जो कि एसेंशियली एक आतंकवादी संगठन है, उसको इसराइल, उसको ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा ही खड़ा किया गया। और ये जाहिर है कि ये जो हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन है, वो एक स्टेट विद इन स्टेट के तौर पर अपने आप को देखता है और पूरे लेबनान की जो सरकार है, वहाँ की जाहिर है कि लेबनान की अलग सेना भी है, लेकिन उस सेना के बारे में कोई अता पता नहीं रहता कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। वो डिफंक्ट पड़ी हुई है और सारा जो लेबनान के अंदर की जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, वो स्टेट विद इन स्टेट का एक की भूमिका रखने वाला जो हिजबुल्लाह है वो पूरा करता है, वो सारी भूमिकाएं निभाता है, चाहे वो हसन नसरल्लाह रहे हों, जिनको कि इजराइल ने एक एक्शन में जो है एलिमिनेट किया, और उसी के साथ साथ जो भी आज की वर्तमान समय की हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, वो पूरे लेबनान को डिक्टेट करती है। और ये जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, वो स्वयं ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा डिक्टेटेड रिजीम दिखाई देती है, डिक्टेटेड आतंकी तंजीम दिखाई देती है। और इसी तरीके का जो डिक्टेशन है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम हमास को, हूतियों को भी करती है। उसके अलावा जो 10 अन्य आतंकी संगठन है इराक और सीरिया में, जो छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, सभी को जो है डायरेक्शन देने का कार्य, सभी को स्पॉन्सर और सपोर्ट करने का जो कार्य है, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम करती रही है। जो IRGC की जो कुछ फोर्सेस हैं, जिनके की कमांडर कासिम सुलेमानी हुआ करते थे और जो कि अमेरिका उन्हें एक आतंकवादी के तौर पर ट्रीट करता था, और वो कुछ फोर्स क्या कर, वो जो कुछ फोर्सेस हैं, वो जितने भी ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती रही है। जो कासिम सुलेमानी को अगर आप देखिए तो उनको अमेरिका ने जो टारगेट किया,
वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जब वो निकल रहे थे और उनके साथ साथ जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के जो चीफ थे वो भी उनके साथ में थे और दोनों को ये अमेरिका ने एलिमिनेट किया था। तो ये कहना कि ये स्वतंत्र संगठन है, ये कोई आतंकवाद नहीं करते इत्यादि इत्यादि, ये जाहिर है कि ये बेसलेस बातें हैं। और जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया वो भी टेरर प्रॉक्सी है और वो ईरान के इशारे पर ही लार्जली ईरानियन बैकिंग के द्वारा इजराइल को आइसोलेट करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को, जो रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद चल रहे थे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डीरेल करने के लिए किए गए थे। तो ये जो आतंकवाद को सपोर्ट करना जाहिर है कि ईरान की एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली जो नीति रही है वो रही है। और सबसे बड़ा वर्तमान समय में अगर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कोई राष्ट्र है तो वो ईरान ही है, जो कि अमेरिका इजराइल को लगातार कहते हैं। पाकिस्तान उसके सामने वो छोटा नजर आता है। और जाहिर है कि ये जो पूरी 13 आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर सपोर्ट करना और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ कुछ फोर्सेस के साथ सपोर्ट करना, ये आतंकवादी कृत्य है और इसको स्वीकारना होगा। और इसको ईरान इस्लामिक रिजीम को बंद करना होगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आप आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, दूसरी सिविलाइजेशंस को यथोचित सम्मान नहीं देंगे, उनके राइट टू एग्जिस्टेंस को, राइट टू स्टेटहुड को डिनाई करेंगे, होलोकॉस्ट को डिनाई करेंगे और न्यूक्लियर वेपन से इंटेंशन के साथ हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, तो ऐसे में तो आप शांति को तो भूल ही जाइए, शांति नहीं होने वाली और इजराइल हमले करेगा। और जाहिर है कि आपको अपने रुख में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के ही शांति हो सकती है। सारा ब्लेम यदि अभी मैंने ये भी स्टेटमेंट देखा, IRGC अब ये कह रही है कि सारी फसाद की जड़ अमेरिका है। सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देख नहीं रहे हैं कि आपने क्या गलतियां की है, आपके अप्रोचेस कितने गलत हैं। आप जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो एक शैतानी सोच है उसको बढ़ावा देते हैं और उसके बाद आप बात करेंगे कि दूसरे ही जिम्मेदार हैं, तो ऐसे नहीं होगा। और एक जब तक एक अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं और जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जब तक एक हार्डेंड पोजीशन बनी रहेगी, जब तक एक विन विन अप्रोच के साथ दोनों कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें सॉल्व नहीं होने वाला। और अमित जी, मैं जैसा कि आपके शोज में कहता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग ड्रॉन, एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। वेस्ट एशिया की क्राइसिस इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने जा रही है और ये पूरी सिचुएशन है एक लंबे समय तक वहाँ बनी रहेगी, ऐसी संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। और उसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो वैकल्पिक जो ऊर्जा के जो इंपोर्ट्स के जो विकल्प रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन पर फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, मनन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब घ्योर साहब ने कह दिया कि भाई हमारे हमारा जो सीज फायर अकॉर्ड हमने बनाया था, सो कॉल्ड अकॉर्ड, उसके अंदर लेबनान का भी नाम था और लेबनान पर हमले इजराइल कर रहा है, इसलिए ये सीज फायर हम मानते नहीं हैं। ट्रम्प साहब की बात इजराइल सुन नहीं रहा, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, ये ज्वाइंट रिटेलिएशन, ज्वाइंट प्रोग्राम है अमेरिका और इजराइल का, ये सिर्फ खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। लेकिन मनन सर, चूंकि आप यू आर इनटू मोर डीप डाइव इनटू इजराइल इश्यूज, आपको यहाँ से आगे का स्टेप क्या दिख रहा है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इजराइल अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी रिटेलिएशन करेगा, हूतीज भी मार रहे हैं, इसलिए वो अब यमन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वेस्ट बैंक में बहुत सारे हमले हुए हैं, यरूशलेम के आसपास, और वेस्ट बैंक के पास भी बहुत फ्रेश अभी रिटेलिएशन हो रहा है। अभी जो अपडेट मिल रहा है मुझे मोबाइल पे, अभी भी वहाँ पर हमले हुए हैं। यहाँ से अब लगता है कि अमेरिका चुप रहेगा और इजराइल को काम करने देगा, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं हूतीज हूँ यमन में, मैं अपनी ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जब से अप्रैल में सीजफायर हुआ है, उससे पहले जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला, या फिर हिजबुल्ला हो लेबनान में, या कर्ड्स हो, यज़दीज हो, या बाकी के ग्रुप्स हो, मैं कहूंगा कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है। राइट। ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और अगर हम थोड़ी भी किसी सभ्यता में और नॉन बारबेरिक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कि वेस्ट एशिया में नहीं है, उसमें बिलीव करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस का जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है CTC, उनकी अगर लिस्ट को देखें, और एक एंटी कॉलोनियल अफ्रीकी ने इसको बनाया जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, तो अगर हम बात करें तो हूतीज, हिजबुल्ला और जो बाकी के ग्रुप, हमास जो है, वो एक तरीके से नहीं, ये विश्व के
प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ईरान की विदेश नीति, बिल्कुल मैं बाकी लोगों को सपोर्ट करूंगा, ईरान की विदेश नीति पूरी तरीके से यही रही है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स का और आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहना बड़ी ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने देश के लिए युद्धरत हैं हिजबुल्लाह के लोग। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर एक पूरी तरीके से एक लेजिटिमेट और एक लेजिट सरकार है जो वहां पर, जिसके हिजबुल्लाह, मैं बात मानता हूं, एक मेंबर है, पर प्रैक्टिकल रियलिटी में, रियल पॉलिटिक्स की गंध में क्या होता है ये तो हम कश्मीर में देख ही चुके हैं, और ये हम देख चुके हैं वेस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो यूएस डेजिग्नेटेड नहीं, हिजबुल्लाह, हुतीज, ये सब लोग जो हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो अमेरिका का जो डेजिग्नेशन दिया है, ट्रंप ने नहीं, वो दुश्मन नहीं है, अमेरिका ने जो डेजिग्नेशन दिया है ईरान को, वो है रोग स्टेट। ये रोग स्टेट एक्टर की कोल्ड वॉर टर्मिनोलॉजी को मैं यहां पर जागृत करना चाहूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ईरान भी राष्ट्र की डेफिनेशन में धीरे धीरे अपने आप को उस स्थिति से दूर करता जा रहा है, क्योंकि IRGC जिसको चला रही है, ईरान को चला रही है, वो भी एक तरीके का नॉन स्टेट एक्टर है। और जब एक नॉन स्टेट एक्टर, जब एक अनऑफिशियल मिलिशिया, जब आपके कंट्री की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक नीति को, कूटनीति को चलाता है, तो ईरान के राष्ट्र होने पर ही प्रश्न चिन्ह मैं यहां पर लगाता हूं। और ये कोई, मैं बहुत आइडियोलॉग नहीं हूं, मैं एक साधारण टीचर हूं, दिल्ली में रहता हूं, और मेरे बारे में पता भी किया जा सकता है ये बात। और दूसरी बात ये कि एक तरीके से इजराइल को लगातार डिमेंटेड किया जाता रहा है मीडिया द्वारा और एकेडमिक्स द्वारा, और मैं यहाँ अमेरिका की गलती निकालूंगा। मैं अलग बात बोलूंगा कि अमेरिका जिस तरीके से युद्ध से अपने आप को अलग कर रहा है, और इस बात पे काफी स्ट्रेस दिया जा रहा है कि नेतान्याहू साहब और ट्रंप साहब की काफी हीटेड डिबेट हुई, काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, और उन्होंने प्रेशर डाला इजराइल के ऊपर कि वो ईरान पे अटैक नहीं करें। पर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सीज फायर को किसने तोड़ा, यूएई पे अटैक किसने किया। ये बात है कि यूएई के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करके, ड्रोनिंग करके, मिसाइलिंग करके सीज फायर को अमेरिका ने तोड़ा। उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक IRGC का खात्मा हो, एक टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा हो, तब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आएगी। और ऐसा तभी हुआ था जब जो रिपब्लिकन गार्ड्स थे सद्दाम हुसैन के 1991 में और 2003 में, उनको हराया गया था, उनका खात्मा किया गया था। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये टेररिस्ट, ये वॉर नहीं हो रहा है, अब ये एक तरह की इंसर्जेंसी कहूंगा मैं, इजराइल के अगेंस्ट एक तरह की इंसर्जेंसी हो रही है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा कि हुती क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हुतीज और हिजबुल्लाह कुछ ज्यादा अचीव कर सकते हैं, पर यह वॉर नहीं रह गया है। और यहां पर ट्रंप साहब की कहीं ना कहीं गलती है कि इंसर्जेंसी फिर से भड़क उठी है वेस्ट एशिया में, और अमेरिका को यहां पर कारगर, आक्रामक और डायरेक्ट कदम उठाने चाहिए, वरना वेस्ट एशिया इसी तरह की अग्नि में और दावानल में हर वक्त जलता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है मनन सर, प्लीज स्टे विद मी। मैं चाहता हूँ बाकी सारे गेस्ट भी अपनी अपनी राय रख लें। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूँ 2-2 मिनट सभी लोग अपनी बातें रखें। जनरल साहब, अब यहाँ से आपका क्या रीड है? आपको लगता है कि अमेरिका भी अब ज्वाइंट रिटेलिएशन वाला प्रोग्राम शुरू करने वाला है, क्योंकि उधर हुतीज भी मार रहे हैं, और अभी खबर ये है कि अमेरिकन एयर फोर्सेज ने भी हुतीज और हिजबुल्लाह पर हमले किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनका भी वहाँ पर एक्टिव है, वहाँ पर भी काम और मामला वहाँ भी ऑन है, चल रहा है। लेकिन बड़ा मसला ये है, क्या इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर अब ईरान में ज्वाइंट रिटेलिएशन शुरू करेगा, या अभी भी पीस टॉक को इनिशिएट करेंगे ट्रंप? देखिए अमित, छोटे में बताने का प्रयास करूंगा कि अमेरिका
अभी भी ये चाहता है कि किसी भी, देखिए, किसी भी इस प्रकार के इम्पास का सॉल्यूशन मिलिट्री नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन इवेंचुअली नेगोशिएशन से ही आएगा, डिप्लोमेसी से ही आएगा, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जा सके। मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड बताने की इजाजत दीजिए। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो ईरान का है, वो कहता है कि IRGC जो है उसका काम है पूरी दुनिया में जिहाद को सपोर्ट करना। पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस्लामिक जिहाद है और अल्लाह की मर्जी के जो रास्ते राह पे जो लोग चल रहे हैं उसको सपोर्ट करना, ये ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। IRGC ईरान की सेना नहीं है अमित। IRGC एक ऐसा संगठन, आर्म्ड संगठन है जिसका काम पूरी दुनिया में जिहाद को कंट्रोल करना है। और यही वजह है कि उन्होंने हर बार, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे या कोई और मुद्दा हो, हर जगह जहां पर इनके जो, देखिए, मैं कई दफा ये बात सेंटेंस बोल चुका हूं, उसको रिपीट करूंगा, ईरान इस्लामिक जिहाद की पराकाष्ठा है। ये इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि ईरान इतने सारे इन संगठनों को सपोर्ट करता है। एक मिनट, उनके से पूरी तरह सहमत हूं कि ये तमाम संगठन आतंकवादी संगठन है और ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है गयूर साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? ईरान के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि IRGC, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिहाद और जिहाद पे काम करने के लिए बना है, तो हमें यूरोप के दोहरे स्टैंडर्ड को, अमेरिका के दोहरे स्टैंडर्ड को समझना होगा और खुद सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी कि साहब, अमेरिका जो कर दे वो सही है, अमेरिका जो कहे वो सही है। अभी हमारे सीनियर जनरल साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका आज भी चाहता है कि इस समस्या का समाधान वार्ता से हो, बातचीत से हो। साहब, अगर समाधान वार्ता से ही होना था तो ईरान पर 2-2 बार हमले किए किसने? ईरान तो दोनों बार वार्ता की मेज पर बैठा हुआ था, तब हमले किए गए। फिर दूसरी बात, हमारे विदेश मामलों के जानकार बैठे हैं संजय सर, इन्होंने इराकी तंजीमों को, ईरानी गुटों को भी, ईरान के वो दल, वो संस्थाएं जिन्होंने इराक को IS के चंगुल से आजाद कराया, दाइश के चंगुल से आजाद कराया, जो सीधे आज भी इराकी राष्ट्रपति के अधीन है, उन्हें आकर इन्होंने बोल दिया आतंकी संगठन। आतंकी संगठन क्यों बोला गया? क्योंकि अमेरिका से इनकी बनती नहीं। ये अजीब स्टैंडर्ड है जिससे अमेरिका की बने। जो अमेरिका के गले लग जाएं या जो अमेरिका को गले लगा ले वो बेहतरीन है, फ्रीडम फाइटर है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। लेकिन जो अमेरिका के अगेंस्ट हो, अमेरिका की मुखालिफत करे, उसके साम्राज्यवाद के खिलाफ जाए, वो आतंकी है। जिसे अमेरिका ने कह दिया, हम भी उससे बढ़कर आतंकी कह देते हैं। जिसे अमेरिका ने कहा, नहीं साहब, ये फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। संजीव सर, अमित भाई, हाँ, मुझे नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैंने सभी को 2-2 मिनट दिए, आपको भी 2 मिनट दे दिया। संस्थाएं भी हैं, कुर्द संस्थाएं भी हैं, लेकिन चूंकि उनका अमेरिका से पेचअप अच्छा है तो उन्हें कोई आकर आतंकी नहीं कहेगा। लेकिन इराकी तंजीमें अमेरिका को पसंद नहीं करती तो ये आकर हो गई आतंकवादी संस्थाएं। दूसरी बात इन्होंने जो कहा उसे कहा जाता है PMF, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। ये सब डायरेक्ट इराकी राष्ट्रपति के अधीन हैं। हम उनको आकर किस हक के साथ आतंकी संस्थाएं बता रहे हैं? फिर हमारे सीनियर साथी ने कहा कि IRGC पूरी दुनिया में जिहाद को प्रमोट करता है, ये ईरान के कानून में लिखा हुआ है। साहब, कब तक वेस्ट का बताया हुआ, कब तक वेस्ट के I got your point। पहली बात तो ये कि संजीव सर वेस्ट का नैरेटिव यहाँ बताने के लिए नहीं बैठे हैं, ना तो जनरल साहब ही। संजीव सर, ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, हाँ गयूर साहब, आपकी बात पूरी हो गई, मैं अगले गेस्ट पे जा रहा हूँ। गयूर साहब, अगले गेस्ट पे जा रहा हूँ, मुझे सबको मौका देना है। तो संजीव सर, पहला तो ये कि अगर जहर को अच्छी पैकिंग में पैक कर देंगे तो वो अमृत तो नहीं बन जाएगा ना? बिल्कुल, वेरी वेल सेड। एंड देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो माथुर सर हो, बहुत इंसाइटफुली हमेशा से वो पूरे मानवता के हित की बात करते हैं, मैं भी उसी हित की बात करता हूँ। और इसी तरीके के एक ऑनेस्ट जो नैरेटिव को रखने की, गढ़ने की आवश्यकता है। जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ऐसे नैरेटिव जिसमें सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ावा देने की बात हो, जो कि एक दूसरे को समाप्त करना, हिंसा, आतंकवाद का सहारा लेना और उसको जस्टिफाई करने के लिए तरह तरीके के बहाने खोजना, ये तो चलता रहता है। कल मैं कहीं और बैठा हुआ था, वहां पर एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, वो कहते हैं तो होता है, ये तो चलता है, हमले हो गए, 10 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए, तो क्या हो गया? और उसी तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा हो गया वो आतंकवाद, जो अमेरिका के साथ है वो आतंकवादी नहीं है, जो अगेंस्ट में आतंकवादी है। बिल्कुल गलत बातें हैं। और देखिए, आतंकवाद उसी को कहते हैं जिसमें कि आप नफरत को, घृणा को, हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
एक दूसरे के ऊपर जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हिंसा से रिजॉल्व करने की बातें करते हैं, सभ्यताओं को मिटाने की बातें सोचते हैं, किसी राष्ट्र के अस्तित्व को ही समाप्त करने की, किसी भी जो हजारों हजार साल पुरानी यहूदी सभ्यता है उसको आप मिटाने की ही बात अगर कहें, उस देश का नाम तक नहीं लें, उसको जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारें और उसके होलोकॉस्ट को उतना अत्याचार का जो इतिहास रहा है, जो कि काले अध्याय में पूरे मानवता के दर्ज है, उसको आप डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जी। ये इतना बड़ा जो झूठ है वो भी आतंकवाद है। तो ये जब तक आप आतंकवाद को अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे नहीं और सारा ब्लेम अमेरिका के ऊपर मढ़ते हैं, जो हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको आप बिल्कुल डिनाई करते हैं, तो ऐसे में फिर ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अपने गिरेबान में इस्लामिक रिजीम को झांक करके देखने की आवश्यकता है और जो भी उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी अपने बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं फिर से अंत में इस बात को अमित जी कहना चाहता हूँ, ईरान के इस्लामिक रिजीम के पास आज भी समय है और आज भी अगर वो अपने अप्रोचेस में बदलाव लाएं तो शांति संभव है। नहीं तो जैसा कि मनन ने कहा, मैं भी इस बात को कहता रहता हूँ कि यदि जो इसी तरीके से रास्ते पर ईरान की इस्लामिक रिजीम बढ़ती रही तो वो सिर्फ एक इंसर्जेंट्स, एक आतंकवादी संगठन बन करके ही छोटे मोटे गुफाओं इत्यादि में रह करके हमले करने के लिए रह पाएंगे। अमेरिका के पास बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं है, इजराइल के पास भी बैक ऑफ, इजराइल कहाँ जाएगा? अमेरिका आप चाहते हैं कि विड्रॉ करके हार मान के चला जाए, ये हो नहीं सकता है। आतंकवाद को आपको रोकना होगा, आपके जो नकारात्मक इंटेंशंस हैं, अन्य सभ्यताओं के प्रति जो नफरत है उसको त्यागना होगा, तब आप बात कर सकते हैं। और तब कोई यहाँ से गलती हो तो आप बताइए, तो फिर उसके बाद बात की जाएगी। सबसे पहले अपने आप को भी आप सुधारिए, इस बात की भी नितांत आवश्यकता है। राइट सर। मनन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि संजीव सर ने कहा कि अभी भी वक्त है ईरान के पास, IRGC के पास, कि वो, चलिए ठीक है अमेरिका नहीं चाहता सीज फायर हो, चलिए नैरेटिव भी मैं बाय करता हूँ इनका कि अमेरिका नहीं चाहता शांति हो, लेकिन सर अमेरिका क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उससे तो पूरी ईरानी आवाम खतरे में है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान कितना भी लड़ेगा, लेकिन अमेरिका के बराबर तो नहीं लड़ सकता ना सर। वो कितने दिन लड़ेगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन अमेरिका से पार तो नहीं पा सकता ईरान ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश खत्म हो जाएगा, आवाम खत्म हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा, मैं अमेरिकी विषयों पे मेरी 10-15 पुस्तकें हैं, तो अगर अमेरिकन ग्रांड स्ट्रेटेजी को हम देखें तो हम ये वहां पर पाएंगे कि अमेरिका तो विड्रॉ कर रहा था, और जो राष्ट्र विड्रॉ कर रहा है ट्रंप के साथ, ट्रंप के आदेश में कि भाई हम लोग किसी ट्रीटी का पार्ट नहीं बनेंगे, और जो क्लाइमेट ट्रीटी हुई, आपकी जगपोआ हुई, जिसको लेकर सारा फसाद है, तो विड्रॉ करने वाला देश जब इतना शक्तिशाली है तो ये विड्रॉल की विदेश नीति, ये आइसोलेशन की विदेश नीति, ये ट्रंप को कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की जो अमेरिका की आक्रामक और सामरिक पोटेंशियल है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं इतना ही बोलूंगा कि ये प्रश्न चिन्ह लगता है, और जिस तरीके से इजराइल को रेन इन करने का प्रयत्न करते हैं बार बार ट्रंप साहब, वो मुझे लगता है गलत है। इसमें यहाँ हम लोग धर्म युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल सबसे बड़ा विक्टिम कौन है विश्व का? वेस्ट एशिया का विक्टिम है इजराइल। और जिस तरीके से वो चारों तरफ से पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से घिरा हुआ है, अगर उसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वैश्विक मानवतावाद और वैश्विक शांति और संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होकर ये सामने उभरेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और कोएलिशन ऑफ विलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई और बुराई, गुड एंड इविल, वर्च्यू और वाइस के बीच की लड़ाई है। और मैं इसमें धर्म को नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि जहां पर टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है, आप पॉलिटिकल वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप नॉन स्टेट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी रिजीम चेंज हो, ताकि आपकी सरकार के अंदर और लोगों में, साधारण नागरिकों में भय और थ्रेट का माहौल फैले। ये काम ईरान 1979 से कर रहा है। और क्या बात करते हैं आप ईरान की? ईरान को सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी किसने दी? आइजनहावर ने ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी दी। और मोसादे को लीजिए या शाह ऑफ ईरान को दीजिए, ये सब अमेरिका इतना सार्वभौम है कि ये सब लोग एक तरीके के वसाल स्टेट्स रहे हैं। वो अलग बात है कि खुमैनी साहब ने 79 में तख्ता पलट किया, और इस बात को बिल्कुल नहीं माना जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने वाला, मैं कहूंगा PNE,
पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने वाला अमेरिका है, और एक तरीके से ये आक्षेप किया गया है मानवतावाद पे। ऑलराइट सर, मैं ये कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मनन सर थैंक यू सो मच, जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव सर थैंक यू सो मच, मौलवी साहब आपका भी बहुत